तो फिर हम लोग यदि यहाँ पर देख रहे हैं DDT के बारे में, तो इसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। कहाँ गया? ट्राइक्लोरो एंड एथेन, ट्राइक्लोरोएथेन इसका ये नाम होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ का इम्पॉर्टेंस तब होता है जब इसका यूज हो। अब इसका यूज बंद हो गया है, बहुत सारे देशेज में, कंट्रीज में इसका यूज को परमानेंटली बैन कर दिया गया है, जिसके चलते कि इसका यूज ना होने के कारण से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। हालांकि एग्जाम में पूछता है तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है, बट इस तरह से इसका अब इम्पॉर्टेंस नहीं है। इसका ये फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये बनता कैसे है ना। CCl Cl Cl एंड C, और इस C से लगेगा आपका इस टाइप से कंपाउंड, ये Cl और ये Cl, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका एक हाइड्रोजन, और बस इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम क्या होता है? DDT। ओके, जब हम लोग इसके कंप्लीट नाम के बारे में देखेंगे, इसके IUPAC नेम के बारे में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे, तब इस केस में इसका जो IUPAC नेम होता है वो हो जाता है आपका, देखो ये बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग के पैरा पोजीशन पर लगा है क्लोरीन, तब इसका नाम होता है पैरा कामा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइक्लोरो, और फिर से डाइफेनाइल डाइफेनाइल, एंड इसके बाद फिर हो जाता है ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, इथेन इसका नेम होता है। ओके, इस प्रकार से। अब एक और नाम होता है इसका, जो कि हम लोग नंबरिंग के आधार पर कर सकते हैं। तब उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं 1 नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं 2 नंबर, क्योंकि बेंजीन रिंग आपका बड़ा होता है इससे, क्लोरीन से। ठीक है, तब इस बेंजीन रिंग के 4th नंबर पोजीशन पर क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, तब इसका एक और नाम होगा 4,4 डैश डाइक्लोरो डाइक्लोरो, और इसके बाद इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 4,4 डैश डाइक्लोरो, फिर 1,1 डाइफेनाइल डाइफेनाइल, और इसके बाद फिर 2,2,2 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो, और इथेन इसका एक और नेम होता है ना। ये था इसका IUPAC नेम। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि ये बनता कैसे है। ठीक है, तो बनने का जो है तरीका बहुत ही इजी है। जब हम लोग क्लोरल पर, जब हम लोग क्लोरल के ऊपर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं, तब ये आपका बनता है क्या? DDT। ठीक है, तभी आपका बनता है क्या? DDT। अब क्लोरल क्या होता है, कल हमने आपको बताया था, और आप जानते भी होंगे क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तब हमें इसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस फार्मूला। दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लोरल। When chloral is react with chlorobenzene, how many chlorobenzenes? 2 molecules of chlorobenzene रिएक्ट करता है, तब इस केस में ये आपका क्या बनता है? ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, और ये हो जाता है आपका DDT, है ना। इस प्रकार से इसका नाम होता है क्या? क्लोरल। क्लोरल इसका नाम होता है। अगर हम लोग इसका IUPAC नेम के बारे में देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, 2,2,2 ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो
और एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ओके, इस प्रकार से ये इसका नाम हो जाएगा। कौन सा नाम हो जाएगा? IUPAC नेम। ये तो हमने सिंपल तरीके से दिखाया। अब एक्चुअल में देखो, जब हम इस प्रकार से इसको लिख रहा हूँ तब आपको देखने में नहीं लग रहा होगा कि कैसे रिएक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से लिख रहा हूँ, जिसमें आप देख करके पता कर सकते हो कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर एक क्लोरीन and third chlorine. This is the chloral, and when this react with chlorobenzene, तब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपके पास बुक होगा तो उस बुक में आप देख भी सकते हो, ये इस प्रकार से होता है। सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा इस प्रकार से, और यहाँ पर अब ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना करके दिखाया जाता है बुक्स में, है ना। बुक में कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना करके शो किया जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, और जैसे ही ऐसा होता है तब इस केस में आपका यहाँ से निकलता है, ये जो वाइट कलर में मैंने किया है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और इसके बाद C से यहाँ से इस प्रकार से बेंजीन, और यहाँ से C से Cl3, आगे के कंडीशंस रहेगा, है ना। इस प्रकार से चीज़ें आपके बुक में बनाया जाता है, जिसको कि हम आपको भी शो कर सकते हैं। जस्ट ए मिनट। अब चूँकि हम दूसरे के बुक से पढ़ाते हैं, इसलिए हम इसको कंप्लीट रूप से आपको नहीं दिखा सकते पूरा बुक, वरना फिर कॉपीराइट आने का चांसेस रहता है, भले ही क्लासेज ऑनलाइन हो तो भी। ठीक है, तो ये जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, यस सर। हाँ, तो इस टाइप से आपका बनता है DDT। अब एक्चुअल इसका मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ दिस? हालांकि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म कभी आता नहीं है, तो इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर आप जानना चाहोगे तो मैं बता सकता हूँ। बोलो, आता नहीं है कभी? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हो कि हाउ दिस रिएक्शन अकर्स? व्हाट? नो सर। ओके ओके, नाउ we see the properties. This compound is water insoluble. ओके, ये जो कंपाउंड होता है ये होता है आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। बट ये जो है कि सॉल्युबल होता है किसमें? ये आपका सॉल्युबल होता है ऑयल्स में, ऑयल्स में सॉल्युबल होता है। इट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि नॉन पोलर नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? नॉन पोलर का नेचर होता है। ये आपका वाइट पाउडर होता है, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है। एक मिनट देखते हैं क्या गूगल पर इसको शो कर रहा है कि नहीं। गूगल पर तो दिखाना चाहिए DDT पाउडर। हाँ, शो हो रहा है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका DDT का पाउडर होता है, बिल्कुल वाइट कलर का। इसको हम लोग इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ होता है एज ए इंसेक्टिसाइड। ओके, इंसेक्ट को क्रॉप फील्ड में ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनता है। लेकिन ये जो है क्या है, ये जो है कि इसका लॉन्ग टर्म तक बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानकारक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसलिए इसको क्या किया गया है? परमानेंटली बैन कर दिया गया है, परमानेंटली बैन कर दिया गया है बहुत सारे कंट्रीज़ में।
परमानेंटली बैन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। ओके, इसको जो है कि सभी देशों में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसका जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द हेलोएल्केन्स इज द फ्रेऑन्स। Okay, freon is the CFC compound. CFC, it means chlorofluorocarbon compound. कार्बन कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड होता है ये आपका बनाया जाता है हेलोएल्केन्स के द्वारा। और ये बनता कैसे है? ये डिफरेंट प्रकार के फ्रेऑन्स होते हैं जिसको कि हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि जब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर हाइड्रोजन फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड SbF5 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराया जाता है तब ये बनता है CCl3F प्लस HCl मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है। इसी प्रकार से जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं C2Cl6 प्लस 2HF और SbF5 के ऊपर, तब ये आपका बनता है C2F2 एंड Cl4 प्लस 2HCl। ओके, तब इस केस में ये जो बनता है इसका नाम होता है फ्रेऑन। ये भी आपका फ्रेऑन है 112 का मतलब 2 कार्बन है, 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है। 2 कार्बन, 2 फ्लोरीन एंड 4 क्लोरीन एंड देयर सिंपल रेशियो इज 112। इस प्रकार से बनता है। तब इसका सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा? तब इसका सिंपल रेशियो होगा 131, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 131 करके बोलते हैं। ठीक है, जो भी फ्रेऑन होते हैं, फ्रेऑन्स को हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये भी आपके क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए, है कि नहीं। ये आपके ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं। डेंजरस होते हैं फॉर ओजोन लेयर के लिए वेरी बैड होते हैं, जिसके चलते कि अब इसको भी क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। ओके, आया समझ में? यस सर। ओके, तो ये था आपका हेलोएल्केन्स। नाउ we start our next topic, which is known as haloarenes. This is also very important for organic chemistry. When benzene ring is attached with halogen by the removing of हाइड्रोजन को रिमूव करके हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तब यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका हेलोएरीन्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यह है आपका बेंजीन। और जब हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, तब इसी का नाम होता है हेलोएरीन्स या फिर हेलोबेंजीन। इसी का नाम होता है। आया समझ में? इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ते हैं। इस केस में हम लोग इसका IUPAC नेम देख चुके हैं ना, तो IUPAC नेम के ऊपर हमें डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। हालांकि IUPAC नेम जो है कि इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं इसका। ओके, तो अगर हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन के रूप में देखें तो हम लोग देख सकते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? हेलोबेंजीन का। हाउ टू फॉर्म दिस? देन आवर फर्स्ट नंबर इज डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन of
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, बेंजीन। बेंजीन से हम लोग इसको बना सकते हैं। जब बेंजीन के ऊपर व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस, और कौन सा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर X2 बराबर होना चाहिए यहाँ पर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। हाइड्रोजन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन या फिर आयरन क्लोराइड FeCl3, FeBr3 और एनी लेविस एसिड, फॉर एग्जांपल एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनी लेविस एसिड इट मीन्स एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, देन इट फार्म हेलोबेंजीन, देन इट फार्म क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा, हेलोबेंजीन बनेगा, और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, HX यहाँ से बाहर निकलता है। इस केस में X का मतलब होता है यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन, नॉट आयोडीन, नॉट फ्लोरीन, है ना। इस केस में हम लोग सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन बना सकते हैं। ओके हाँ सर, घी लाए हैं, आपको देंगे घी। ठीक है सर, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में, तब इस केस में ये आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और इसी प्रकार से अगला जब हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करा देंगे FeCl3 या फिर FeBr3 के प्रेजेंस में, तब ये बनता है आपका ब्रोमोबेंजीन। ये आपका क्या बन जाता है, ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली इफ इट रिएक्ट विथ आयोडीन, similarly if it react with iodine, for example benzene is react with iodine, but in this case it react in the presence of HiO3 strong acid, HiO3 or HNO3 nitric acid, okay, iodic acid or nitric acid, then it forms iodobenzene, then it form iodobenzene. Okay, this type of reaction is occur. In this case fluorobenzene not form directly, इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, डायरेक्टली किसी भी हाइड्रोकार्बन से नहीं बनाया जा सकता फ्लोरोबेंजीन। इसको बनाने का दूसरा मेथड होता है, अभी उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाल्ज-सीमान रिएक्शन बोलते हैं। उसके द्वारा हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ बनाए, हम लोग बनाए अपना क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हम लोग सिंपल तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। ओके, अब आगे देखते हैं। What is benzene? Then we know that benzene have 6 carbon atom and 6 hydrogen atom. ये क्या हो गया? 6 carbon atom and 6 hydrogen atom is present in benzene. Carbon, 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 carbon and carbon. Now we see the, in this case pi bond is present at all carbon atom. Then their general formula we already know that C6H6. Okay, in this case we already know that according to Kekulé scientist, their pi bond is not at their own position. This pi bond is not at this position, but this pi band is delocalized. This pi band is delocalized. Where delocalized? It move in the benzene ring. Okay,
आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस बट प्लीज मेमोराइज अगेन बिकॉज इट्स यूज इन दिस केस. देन their pi electron is moving in this benzene ring. Here is move, here is this move and here is this move. ये पाई बॉन्ड इस प्रकार से मूव करता है. तब इसका अगले स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ और ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाता है. ओके, तब इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है वह इस केस में क्या हो जाता है, वह इस केस में यहाँ पर आ जाता है. इस बेंजीन रिंग के अंदर ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है. जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इस केस में लग रहा है कि पाई बॉन्ड यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ है और पाई बॉन्ड यहाँ है. सेकेंड वाले केस में लग रहा है पाई बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है. लेकिन इन दोनों अगर स्ट्रक्चर को अगर हम मैच करेंगे, मिलाएंगे, तब इस केस में हम लोग देखेंगे तो जो ये पाई बॉन्ड है यह पूरे इलेक्ट्रॉन में मतलब पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है. जब ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन जब पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तब आपका सभी कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वह बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा. ओके, वह बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. और जब इसका सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगा उस केस में इसके अंदर जो मूव करने वाला स्पेसीज होगा वह कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसके चारों तरफ कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा. जो लूजली बॉन्डेड है वो कौन होगा, जो लूजली बॉन्डेड है वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन. और जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है और तब हमें यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो उस केस में कौन आना चाहिए, कौन इसको रिमूव कर पाएगा. हाइड्रोजन को हटाना है तो हाइड्रोजन को हटाने के लिए कौन आएगा. तब जब चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हम लोग एल्किल हाइलाइड में देखे थे, तो जो रिएक्शन कर रहा था वह कौन डिसाइड कर रहा था कौन रिएक्शन करेगा. तो यहाँ पर आ रहा था पार्सली माइनस, यहाँ आ रहा था पार्सली प्लस. जब यहाँ पर पार्सली प्लस चार्ज है तो इसका काउंटर आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा था अटैक करने. इसी प्रकार से जब यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी भाषा में माइनस चार्ज जैसा कंडीशन है, तब उस केस में जो आएगा अटैक करने वह कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा. अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो एरो का डायरेक्शन चेंज होगा. जैसे न्यूक्लियोफाइल के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वहाँ से एरो उठाते हैं और उस जगह एरो को ले जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. लेकिन इस केस में क्या होगा कि इस केस में पाई बॉन्ड यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है वहाँ से आएगा और वहाँ एरो जाके पहुँचेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है. इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. तब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो आकर के यहाँ पर अटैच होता है. और जैसे यहाँ पर ये अटैच होता है तब ये क्या बनता है, तब ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है. ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अगर हम देखें तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोफाइल के पास दे दिया गया, तब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड तो रहेगा. लेकिन अब जो कंडीशंस नेक्स्ट है, ये हाइड्रोजन को अभी हम ऐसे ही रखते हैं. अब जो ये है पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दिया गया, तब ये इससे अटैच हो जाएगा. और जैसे ही यहाँ पर अटैच हुआ तब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन का था, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन. तो दोनों में से किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन को मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर दिया, तब जो नेक्स्ट उसके अपोजिट पर जो कार्बन होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा. और जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज आया, इस केस में यह प्लस चार्ज सोचेगा कि जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ डीलोकलाइज करे. और जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा. जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा तब इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बनने लगेगा. और इस केस में यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज मूव करके इस कार्बन पर आ जाएगा. यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है. अब अगले केस में क्या होता है, अब अगले केस में ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करता है और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है. तब ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका
कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब ऐसा मूवमेंट क्यों हुआ, क्यों प्लस चार्ज घूमा? तब यहाँ पर हमारा आंसर ये होगा कि ये प्लस चार्ज चाह रहा था, इसकी प्रबल इच्छा थी कि हम जो है कि स्टेबल हो जाए, और ये स्टेबल होने के लिए इसके अंदर मूव कर रहा था, लेकिन मूव करने के बावजूद भी ये स्टेबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन के चलते बस घूम रहा था। तो इसके कारण से इसके अंदर 3 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। इसके अंदर 3 प्रकार के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। अब जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर जाएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो फिर से ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, फिर जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो फिर से वही स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेंगे, जिसके कारण से इसके अंदर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और जब तीनों को मिलाया जाएगा तब फिर ये हो जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पर इसका हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसके अंदर की जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको मैं क्लियर लाइन से दिखाऊंगा, और जो बॉन्ड कभी कभी ब्रेक हुआ है उसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगा। तब जो बॉन्ड मैंने कभी नहीं ब्रेक हुआ उसको मैंने क्लियर लाइन से दिखा दिया, और ये डॉटेड लाइन से। इतने के अंदर ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जिसके कारण से इसके अंदर वो एक प्लस चार्ज 3 जगह मूव कर रहा है, एक यहाँ पर, तो इसको +1/3, यहाँ पर +1/3 एंड यहाँ पर +1/3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगले केस में ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा स्टेबलाइज है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से स्टेबलाइज नहीं है। तब इतना घूमने के बाद भी ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, हालांकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके कारण से फर्स्ट वाले केस से, है ना, इस केस से ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इस केस के रिस्पेक्ट में ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इस केस के रिस्पेक्ट में ये वाला ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन फाइनल न्यूट्रल कंपाउंड नहीं बन पाया है। तब लास्ट कंडीशन यही होगा कि कोई एक स्ट्रक्चर को मैं उठाऊंगा और वहाँ से अब ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर पहुँचूंगा, और जब ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर पर पहुँचना चाहेगा तब ये क्या करेगा, ये यहाँ से H+ को रिमूव करेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। जैसे ही H+ को रिमूव होगा तो यहाँ से -H+ बाहर, और ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, तब यहाँ से इस प्रकार से ये रिएक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, SE रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? Yes, sir. ओके, गुड। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेंजीन रिंग में किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बेंजीन रिंग इन द 99.9% केस में सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ ये देता है, बाकी और कोई रिएक्शन देने में इसको जो है कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए बेंजीन का एक पाई इलेक्ट्रॉन वाला, पाई ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर एक बार देखने का प्रयास करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर नीचे बनाता हूँ क्योंकि बड़ा लगेगा। हाँ, यहाँ पर मैं इसको शो करता हूँ। मैं कार्बन्स को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके अंदर जो 2pz ऑर्बिटल है इसको हम येलो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है 2pz ऑर्बिटल है, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, ये 2pz ऑर्बिटल है। अब इसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, तो इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो ऊपर वाले लोब हैं उसको मैं रेड कलर से, और जो नीचे वाले लोब हैं उसको मैं मान लो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस प्रकार से। ओके, तो ये इस प्रकार से बेंजीन रिंग के अंदर होता है। आया समझ में? और ये कौन सा है, ये फर्स्ट बेंजीन रिंग है जिसके अंदर ऐसा कंडीशन होता है। और ये क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। तो जब ये डीलोकलाइज करेगा तब इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। थोड़ा सा मुझे और इसको इधर बनाना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं छोटा सा बना देता हूँ। ओके, तब इसको हम यहाँ पर ब्लू कलर से p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता हूँ। इस प्रकार से। और अब इसमें रेड कलर से
ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जहाँ पर बॉन्ड बन चुका है वहाँ पर मैं न बना करके अब यहाँ पर बनाऊँगा और यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा और यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, और नीचे वाले को मैं वाइट कलर से कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ये यहाँ और ये यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से ये घूमता है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तब इसका बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड को एक बार देखने का प्रयास करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, ये ऐसे, फिर येलो कलर से मैं पी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता हूं, इस प्रकार से। और इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रूप से मूव करते रहते हैं, जिसको कि मैं अब इस प्रकार से डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूं। अपर लोब को मैं रेड कलर से और लोअर लोब को मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, ये हो जाएगा। और लोअर लोब को मैं जस्ट सपोज ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये लोअर लोब है, इसको मैं इस प्रकार से। अब इसको देख करके आपको पता चल गया होगा, ये तो इंडिया का मैप जैसा बन गया। ऊपर रेडिश कलर, बीच में वाइट और लास्ट बिलो पर आपका हो जाएगा क्या, ग्रीन कलर। तब इस केस में आप देख करके पता कर सकते हो कि ये जो वाइट कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है जो कि कार्बन है, ये जो कार्बन का अपर लेयर, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के एबव द प्लेन में और बिलो द प्लेन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है ना। एक्चुअल में इस प्रकार से बेंजीन रिंग होता है। हालांकि ये भी अभी एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, अभी एकदम कंप्लीट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक और स्टेप मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको उतनी की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रकार से बनता है। ये समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे हुआ। जैसा कि हमने देखा कि जब बेंजीन होगा तब इसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आकर के ही अटैक कर सकता है और तब ये बनता है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन ये रिएक्शन कैसे हो गया, Cl2 और FeCl3 के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तब ये रिएक्शन कैसे हो गया, इसके बारे में हमें देखना है ना। इस केस में HCl नाम का प्रोडक्ट बनता है। हमें जब इस केस में अगर क्लोरोबेंजीन लगाना होगा तो हम HCl का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग HCl का प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर होता है पार्शियली माइनस और यहाँ पर होता है पार्शियली प्लस। और हम प्योर Cl2 का भी नहीं प्रयोग कर सकते, क्योंकि जब हम लोग प्योर Cl2 का प्रयोग करेंगे तब ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, इसके ऊपर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। इसलिए हमको जो है कि Cl2 के साथ FeCl3 का प्रयोग करना पड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या है तो उसको हम लोग अब इसके मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। ओके, तब अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म में ऑब्जर्व करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जब आपका क्लोरीन के ऊपर स्टेप वन में आपका होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल बनता है, सबसे पहले इसको हम लोग को देखना होगा। तब ये कैसे बनता है, तब यहाँ पर जब हम लोग Cl सिंगल बॉन्ड Cl के ऊपर फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ, तो जैसा कि हम सभी लोग को पता है फेरिक क्लोराइड में आयरन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। ओके, आयरन के पास जब वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं तब ये जो क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को वैकेंट d ऑर्बिटल अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ साथ फेरिक क्लोराइड पर ऑलरेडी 3 क्लोरीन लगे हैं, जिसके चलते कि Fe पर होता है ऑलरेडी 3+, Fe पर 3+ और यहाँ पर 1 माइनस और 1 माइनस, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होता है, और जब इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होता है तब इसके बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है। कैसा ट्रांजिशन स्टेट, तो एक क्लोरीन डॉट 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 दूसरा क्लोरीन डॉट 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 तीसरा क्लोरीन FeCl, मतलब फेरिक क्लोराइड। इस प्रकार का कंडीशन यहाँ पर बनता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट।
इस केस में ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसके कारण से इस कार्बन इस क्लोरीन पर आता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाता है पार्शली निगेटिव चार्ज। और जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तब ये क्या बन गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। और जब ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा तब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में ये है आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर Cl डॉट 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 Cl डॉट 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 FeCl3। ओके, यहाँ पर पार्शली निगेटिव, यहाँ पार्शली पॉजिटिव। अब क्या होगा इस केस में, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस क्लोरीन पर। और जैसे ही देखो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये जो क्लोरीन था इसका इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर की मदद से इसने फेरिक क्लोराइड ने अपनी तरफ खींच लिया। और जैसे अपनी तरफ खींच लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गया, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। अब उसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, इलेक्ट्रोफाइल की जैसा कंडीशन जनरेट हो गया। तब अब पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा और जैसे ही पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो तुरंत ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन, यहाँ हो जाएगा पार्शली पॉजिटिव मतलब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर ये, और इसके साथ साथ ये हो जाएगा आपका FeCl4 माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में जैसा कि हमने ऊपर बताया डीलोकलाइजेशन होता है और डीलोकलाइजेशन के दौरान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो कुछ वैसा कंडीशन होगा, लेकिन अब उस कंडीशन को हम बार बार नहीं दिखाएंगे, बस हमने एक बार शो कर दिया। अब यहाँ से H+ निकलेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। कैसे, आफ्टर डीलोकलाइजेशन, आफ्टर डीलोकलाइजेशन आपका ये कंडीशन होगा, आफ्टर डीलोकलाइजेशन है ना, यहाँ से रिमूव होगा -H+ और ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, है ना, यहाँ से आपका बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन और H+ रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर H+ और ये FeCl4 माइनस दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। ओके, फेरिक क्लोराइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आया समझ में, इस प्रकार से इसका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। ओके, Yes, sir. नाउ वी सी द नेक्स्ट रिएक्शन। I2 के साथ कैसे रिएक्शन होगा, I2 के साथ भी ऐसे रिएक्शन होगा, उसके बारे में उतना देखने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास टॉल्यूइन है ना, ये भी तो एक हाइड्रोकार्बन है ना, CH3 है, या फिर अगर एल्काइल ग्रुप होता तब अगर इसके ऊपर अगर हम लोग हाइलोजिनेशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूं फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, FeCl3 के प्रेजेंस में, डार्क में, तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में जो है आपका बेंजीन रिंग का एक स्पेशल प्रॉपर्टी यूज होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो और पैरा। इस केस में आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है पार्शली निगेटिव, यहाँ पार्शली निगेटिव और यहाँ पार्शली निगेटिव, दोनों आर्थो और पैरा पर पार्शली निगेटिव चार्ज आता है और मेटा पर पार्शली न्यूट्रल रहता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर Cl2 अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक करेगा एक केस में आर्थो पर और दूसरे केस में पैरा पर ये अटैक करेगा। और जब ये अटैक होगा तब इस केस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा Cl, ठीक है। तब इसका नाम हो जाता है आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन, और इसका नाम होता है पैराक्लोरोटॉल्यूइन, पैराक्लोरोटॉल्यूइन। ओके, इस केस में ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैराक्लोरोटॉल्यूइन मेजर प्रोडक्ट बनता है और आर्थोक्लोरोटॉल्यूइन माइनर प्रोडक्ट बनता है। इसका रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर कंडीशंस होती है। आया समझ में बच्चे? Yes, sir. ओके, नाउ वी सी द व्हाई इज दिस फिनोमेना अकर। क्या इसके पीछे रीजन जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे बताना पड़ेगा। Sorry, sir. आर यू नो अबाउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई आर्थो एंड पैरा कंडीशंस इज रिएक्ट विथ हाइलोजन्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स नॉट मेटा? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? प्लीज रिप्लाई। Because it's more stable. नो नो नो, हर जगह मोर स्टेबल कह करके काम नहीं चलाना है। ये तो सारी दुनिया जानती है कि जो स्टेबल होगा वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसका ये ओरिजिनल रीजन थोड़ा ना है। देखो यहाँ पर Resonance stabilization. प्लीज टेल Resonance. क्या? Because ortho and para are like resonance stabilized. समझ में नहीं आ रहा है। Resonance. नहीं, रेजोनेंस नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर लगता है एक रूल जिसको हम लोग बोलते हैं हेमिक एलिंगवर्थ रूल। हो सके तो स्पेलिंग गलत हो तो इसको इग्नोर करना, आगे कहीं चेक कर लेना। हेमिक एलिंगवर्थ रूल, ये रूल बताता है कि अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ कोई एलिमेंट लगा है X, तब ये SE रिएक्शन के प्रति हमेशा OP डायरेक्टर होगा। हमेशा क्या होगा? OP डायरेक्टर। अर्थात इस केस में हमेशा आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ओके, लेकिन अगला केस ये बोलता है कि लेकिन अगर यहाँ पर X के साथ अगर Y भी लगा है, अगर यहाँ पर X के साथ Y भी लगा है, तब ये आपका SE रिएक्शन के प्रति, SE रिएक्शन के लिए ये OP भी हो सकता है, OP भी हो सकता है, या फिर ये मेटा डायरेक्टर भी हो सकता है। यानी कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है और मेटा पोजीशन पर भी यह रिएक्शन हो सकता है। ओके, तो कब यहाँ पर आर्थो पैरा पर रिएक्शन होगा, कब मेटा पर होगा, उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना होगा। जब बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका X के साथ ये Y लगा है, लेकिन ये जो Y है यह इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेजने वाला है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर भेजने वाला होगा तब उस केस में OP डायरेक्टर होगा। उस केस में क्या होगा? OP डायरेक्टर। अर्थात इस केस में आपका जो रिएक्शन होगा वो आपका आर्थो और पैरा पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेंजीन रिंग में आपका R ग्रुप लगा है, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप लगा है, एल्किल ग्रुप लगा है, या फिर OH लगा है, या फिर NH2 लगा है, या फिर आपका O- लगा है, इस टाइप का यदि ग्रुप लगे हो जाएंगे, या फिर आपका X लगा है, X का मतलब हैलोजन, कोई भी प्रकार का अगर आपके पास हैलोजन लगा है, तब उस केस में आपका ये क्या होगा? उस केस में ये आपका OP डायरेक्टर होगा। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट जब आपका +M यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट और +I यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट होगा, उस केस में ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन अगर आपका इस बेंजीन रिंग के साथ ये X हो और ये Y हो और ये रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला हो, यानी कि ये यहाँ और ये इस प्रकार से रिंग से, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को लेकर के बाहर जाए, इस केस में ये हमेशा आपका क्या होगा?
मेटा डायरेक्टर होगा। ये हमेशा क्या होगा, मेटा डायरेक्टर, यानी कि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इस केस में। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में यहाँ पर ये माइनस एम इफेक्टिव और माइनस आई इफेक्टिव कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, NO2 अगर लगा हो, नाइट्रोबेंजीन हो, एल्डिहाइड हो, या फिर कीटोन हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर एमाइड हो, या फिर एमाइड NH2 हो जाए, या फिर एसिल हाइलाइड हो, यानी कि सिंपल भाषा में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप अगर है तब उसके साथ ऐसा आपको देखने को मिलता है ना, एसिल हाइलाइड X, या फिर आपका एस्टर हो, है ना, तब यहाँ पर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। या फिर आपका साइनाइड हो, या फिर आपका आइसोसाइनाइड हो, NC टाइप का कंपाउंड हो, तब इस केस में आपका यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपका C डबल बॉन्ड O और O माइनस टाइप का होगा तब इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका OP डायरेक्टर हो जाएगा। आया समझ में? तब यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास था टालुइन, है ना, हमारे पास था टालुइन। ऐसा यहाँ पर होता क्यों है तब उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर है टालुइन, टालुइन के पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। और जैसा कि हमने बताया कि प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये क्या होगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है, जब यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिंग के अंदर भेजेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजेगा, तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर भेजेगा। जब सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर आएंगे तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर घूम रहे हैं वो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तब ये धीरे धीरे डीलोकलाइज करना शुरू हो जाएंगे। जब डीलोकलाइज करना शुरू होंगे तब ये क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो आर्थो और पैरा पर तेजी से बढ़ने लगेगा। यहाँ CH3 यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियली माइनस चार्ज जैसा कंडीशन आ जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा पार्शियली प्लस चार्ज जैसा। अगले कंडीशन में हालांकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट है तो ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। अगले कंडीशन में ये यहाँ और ये वाला यहाँ, तब अगले कंडीशन में फिर से यहाँ पर आ जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, यहाँ पार्शियली माइनस, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हो जाता है पार्शियली प्लस। अगले कंडीशन में फिर से ये क्या होता है, ये माइनस चार्ज यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाता है पार्शियली माइनस चार्ज और ये बॉन्ड CH3 पार्शियली प्लस चार्ज। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये मिल करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मिल करके कन्वर्ट हो जाते हैं फिर से अगेन न्यूट्रल कंडीशन में, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में जो पाई बॉन्डेड कंडीशन था, जो पाई बॉन्ड था वह बदल गया है ना, पाई बॉन्ड का पोजीशन बदल गया है। तब अगर ऊपर के तीनों स्ट्रक्चर देखें तो ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्या हैं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। लेकिन इसमें 1 2 और 3 वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तो यहाँ पर आर्थो पर, यहाँ पैरा पर और यहाँ पर अगेन आर्थो पर क्या जनरेट हो रहा है, पार्शियली माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है। और जब यहाँ यही तीनों पर पार्शियली माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है तब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वह कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि आर्थो पर और पैरा पर अटैक करेगा, न कि कोई और कंडीशन पर, न कि कोई और पोजीशन पर अटैक करेगा। इसीलिए हमने आपको दिखाया कि जब आपका टालुइन होगा, जब आप इस टालुइन के ऊपर Cl2 के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तब इस केस में ये क्या बनता है, तब इस केस में आपका बनता है CH3 और यहाँ पर Cl आर्थोक्लोरोबेंजीन एंड आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन। इस प्रकार से ये कंडीशंस फार्म होती है। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे रीजन ये था कि जब ये यहाँ पर बन रहा है CH3, मतलब यहाँ जब CH3 है तो यहाँ पर पार्शियली माइनस चार्ज है, यहाँ पार्शियली माइनस चार्ज है, यहाँ पार्शियली माइनस चार्ज है जो कि इस रिंग के अंदर घूम रहा है। तब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब
Cl डॉट 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 Cl डॉट 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 FeCl3 जब आता है तो यहाँ पार्शियली माइनस और यहाँ पर पार्शियली प्लस होता है, तब ये वाला यहाँ अटैक करता है या फिर यहाँ अटैक करेगा या फिर यहाँ अटैक करेगा। तीनों में से कोई एक अटैक करेगा, तो तीनों में से कोई एक अटैक करेगा तो या तो आर्थो पर या फिर पैरा पर जा कर के क्लोरीन लगेगा, जिस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस चीज़ को हम लोग बोलते हैं आर्थो पैरा प्रोडक्ट। ओके, समझ में आया? Yes, sir. Okay, good. Now we see that if already one chlorobenzene is present, यानी कि पहले से यदि क्लोरोबेंजीन है, अब इसके ऊपर अगर हमें हाइलोजिनेशन कराना होगा तब क्या होगा? जब इसके ऊपर हमें हाइलोजिनेशन कराना होगा Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्शन, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो क्लोरीन के पास दो प्रकार का इफेक्ट होता है। इस केस में पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो देखते हैं। इस केस में भी अगेन आपका आर्थो क्लोरोबेंजीन बनता है ना, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम होता है, और इसका नाम होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यानी कि इस केस में भी आर्थो और पैरा पर क्या होता है, क्लोरीन लगता है, और आर्थो वाला माइनर होता है और पैरा वाला मेजर होता है। इसके पीछे भी कंडीशन वही है स्टेरिक हिंड्रेंस का, है ना, ये ऐसा बनता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्लोरोबेंजीन के पास ऐसा क्या कंडीशन है कि ये आपका कुछ इस टाइप का रिएक्शन दिखाता है। तब आप ऑब्जर्व करोगे तो जो क्लोरोबेंजीन है ना, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आप खुद बताओ क्लोरोबेंजीन कैसा है? Cl के पास क्या होता है, -I इफेक्ट होता है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तब इसके पास होता है -I इफेक्ट। यानी कि -I इफेक्ट से ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। लेकिन इसके पास एक चीज़ और है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास आउटर सेल में क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Cl का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 4s2 कहाँ से आएगा, 3s2 और 3p5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। तब इस केस में जो ये वाला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक एटम के साथ मिलकर के पेयर्ड हो जाता है, और बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों जो लोन पेयर, ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है, तीनों जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग बोलते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस प्रकार से मौजूद रहते हैं। जब ये इस प्रकार से मौजूद रहेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डोनेट किए जाते हैं, और जब ये रिंग के अंदर डोनेट किए जाते हैं तब ये -I के साथ साथ +M यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट या फिर +R इफेक्ट दिखाता है ना। +M और +R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये इफेक्ट दिखाता है, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है कि ये इस प्रकार से है। क्लोरीन ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, तो कहाँ डोनेट करता है, तो रिंग के अंदर करता है ना, ये यहाँ। और जब ये यहाँ पर आता है तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या हो जाता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बनने लगता है, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने लगता है तब ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके आर्थो पोजीशन पर चला जाता है, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाता है आपका C डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर हो जाता है पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पर हो जाता है आपका निगेटिव चार्ज, है ना। पार्शियली निगेटिव आएगा, खैर उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगले केस में ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आता है, तब क्या होता है, तब इस केस में ये आपका डबल बॉन्ड Cl यहाँ प्लस चार्ज, एक्चुअली पार्शियली नहीं कंप्लीट प्लस चार्ज हम लोग शो करते हैं, कंप्लीट प्लस और कंप्लीट प्लस चार्ज होता है। अब अगले केस में यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस चार्ज। अब ये बॉन्ड यहाँ, नेक्स्ट केस में देखो अब इसमें पैरा पर माइनस चार्ज आ गया। अब अगले केस में ये बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। ये चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करता रहता है, और जब ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा तब नेक्स्ट केस में ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड Cl के ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है।
अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ, अर्थात थर्ड केस में आपका ये इस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि Cl अगेन यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है। तब आप देखोगे तो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, बस पाई इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं है, यह इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चारों तरफ मूव कर रहे हैं और मूव करते समय ये आर्थो पर, पैरा पर और आर्थो पर माइनस चार्ज के रूप में कलेक्ट हो रहे हैं। और जब इन तीनों कंडीशन पर माइनस चार्ज के रूप में कलेक्ट हो रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने, वो कहाँ अटैक करेगा? तब जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने तो वो या तो आर्थो पर अटैक करेगा, या फिर ये पैरा पर अटैक करेगा, या फिर ये इस आर्थो पर अटैक करेगा, है कि नहीं? यानी कि जो Cl पर पार्शियली प्लस चार्ज आएगा वो इन्हीं तीनों में से कोई एक जगह अटैक करेगा। तो ये वाला और ये वाला तो एक ही है, तो दोनों में से किसी एक पर अटैक करेगा, और ये E+ जो है कि एक पैरा पर अटैक करेगा। तब इन चारों का यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर, 1 2 3 और ये 4, ये इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। ये जो है 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, जिसके चलते इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं काउंट करेंगे। तब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा उसको भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये इस प्रकार से हो जाएगा। सॉरी, जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ है उसको हम क्लियर लाइन से दिखाएंगे, और जो बॉन्ड कभी बना है, कभी ब्रेक हुआ है, उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव किया है, जिसके चलते यहाँ पर जनरेट हुआ है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज 3 जगह जनरेट हुआ है, -1/3, -1/3 और -1/3, जिसके चलते अब इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं तीनों में से किसी एक पर अटैक करता है। ओके, जब ये इस प्रकार से अटैक करता है, इसीलिए जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर रिएक्शन होता है तो कहाँ होता है, आर्थो और पैरा पर रिएक्शन कराया जाता है। आर यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay. But when toluene react with chlorine in presence of sunlight, it not react at the benzene ring. यह बेंजीन रिंग पर अब अटैक नहीं करेगा, अब ये रिएक्शन करेगा बेंजीन रिंग के पास में जो कार्बन है इसके ऊपर, CH2Cl + HCl। इस टाइप का रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं। इस केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनता है। आया समझ में? ये आपका रिएक्शन इस प्रकार से होता है। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर हेडिंग कल, साइड चैन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, साइड चैन हेलोजिनेशन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ओके, इसको हम लोग कल देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। आया समझ में? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ओके, तो लीव करें। Yes, sir. Sure, sir. ओके।